दोस्तों, उदयपुर की 16 अगस्त की वो घटना जिसने हर उदयपुर वासी को हिलाकर रख दिया था। बात कर रही हूं देवराज हत्याकांड की। दो छात्रों से शुरू हुआ झगड़ा पूरी देश में खबर बनकर दौड़ा, और खबर ऐसी कि हर किसी का दिल पसीज गया, हर किसी की आंखों से आंसू बह निकले, हर किसी में आक्रोश भर गया, और हर कोई कभी प्रार्थना करने लगा तो कभी दुआएं करने लगा। उदयपुर का माहौल बदलते 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 आक्रोशित होता चला गया। काफी कुछ हुआ पिछले कुछ दिनों में उदयपुर में। 16 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 21 अगस्त तक उदयपुर की फिजाओं में जिस तरीके से नफरत कहें, आक्रोश कहें, करुणा कहें, सारा कुछ यहां पर था। देश का तमाम मीडिया उदयपुर पहुंच गया। पल पल की अपडेट्स, पल पल की ब्रेकिंग्स वायरल होती रहीं। अयान शेख जो आरोपी छात्र था, उसके द्वारा देवराज पर चाकू चलाया गया था, और इस खबर के फैलते ही शहर में एक अलग सा आक्रोश छा गया। शहर धीमा पड़ गया, शहर बंद पड़ गया, बाजार बिल्कुल सूने पड़ गए। यहाँ पर कर्फ्यू जैसी स्थिति पैदा हो गई, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो गई। सारे अधिकारी यहाँ मौजूद, चप्पे चप्पे पर पुलिस जाब्ता तैनात, और इसके बीच में सिर्फ एक प्रार्थना कि देवराज बच जाए, देवराज की सांसें लौट आए, देवराज जिंदगी की जंग जीत जाए। लेकिन अफसोस हुआ इसका उल्टा। देवराज 4 से 5 दिन तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ते लड़ते आखिर हार गया। देवराज की ये जो घटना थी, देवराज से जुड़ी यादें जो थी, देवराज से जुड़ी जो बातें थी, उनसे जुड़ी जो खबरें थी, पल पल लोगों के बीच पहुंचती रही। और इस बीच जब देवराज की सांसें थम गई, साथ ही साथ जब यह घटना हुई थी और देवराज की सांसें थमने तक और उसके बाद से भी अभी तक लगातार एक मांग जनता द्वारा और सभी द्वारा उठती रही। इसमें कई सारे राजनीतिक दल भी साथ आते गए, कि तमाम तरह के संगठन साथ आते गए, और जनता के मुंह से यही मांग बार बार दोहराई जाती रही कि जो आरोपी अयान शेख है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसे फांसी मिले। दोस्तों, अब इस पर एक बड़ी बात यह है कि मैं आपको ये समझाना चाहती थी कि जिस तरीके से जनता की भावनाएं हैं, आक्रोशित भावनाएं हैं, जनता भावनाओं के अनुरूप चलती है, और उन भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए जनप्रतिनिधि जब उनसे मिलने जाते हैं तो वो भी वादा कर बैठते हैं, प्रशासन भी उनसे वादा कर बैठता है कि हाँ, उन्हें फांसी दी जाएगी, उन्हें फांसी दिलवाएंगे। लेकिन क्या वाकई में ये होना मुमकिन होता है? क्या वाकई में इस तरह के प्रावधान हमारे कानून में है? क्या इस तरह के प्रावधान की इजाजत या इस तरह के प्रावधान या इस तरह की सजा हमारे संविधान में वर्णित है? कानून की किताब में इस अपराध की आखिर क्या सजा है? किस तरीके से इसको अंजाम तक पहुंचाया जाता है? ये सब कुछ जानने के लिए हमने राजस्थान हाई कोर्ट के जो सरकारी अधिवक्ता हैं अभिषेक पुरोहित, एडवोकेट अभिषेक पुरोहित, उनसे बात की। आपको बताते हैं कि एडवोकेट अभिषेक पुरोहित ने इस पूरे मामले पर जो प्रकाश डाला वो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। जानकारी के लिए हम जो जनता है, जानकारी देना मेरा काम है, और ये जानकारी बिल्कुल सटीक जगह से आए ताकि हमको भी ये पता चल सके कि हम जो मांग रहे हैं वाकई में वैसा कुछ हो भी सकता है या नहीं, या इसकी इजाज़त हमें कानून देता है या नहीं, या जनप्रतिनिधि या जिस तरीके से जो वादा कर देते हैं क्या वो केवल बहलाने के लिए करते हैं, या फिर वो क्या पूरा मामला है। आइए एडवोकेट अभिषेक पुरोहित से जानते हैं। सर, आपसे थोड़ा सा मुझे एक मामले पर मैं थोड़ा प्रकाश चाह रही थी। जो आप जानते हैं कि उदयपुर में जो अभी देवराज हत्याकांड हुआ, सर, उसमें मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जिस तरीके से जनता की और सभी जन नेताओं द्वारा या अधिकारियों द्वारा भी जिस तरीके से बार बार आश्वासन भी दिए जाते हैं और जनता द्वारा भी लगातार ऐसे मामलों में मांग की जाती रही है कि ऐसे केसेस में फांसी की सजा दी जाए, कठोरतम सजा दी जाए। तो सर, अयान शेख जो इसमें इस घटना का आरोपी छात्र है, इस तरीके के मामलों में किस तरह की सजा का प्रावधान है और क्या सजा अधिकतम हो सकती है, उस पर थोड़ा सा अगर आप बता पाएं। सबसे पहले मैं आपसे इस बारे में एक चीज कहना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ तक जो मुझे तथ्य मेरे जानकारी में है, तो मेरी जानकारी में शायद बच्चा 18 साल की उम्र से कम है। सर, जो हमारी जानकारी में अभी तक आया है वो 15 साल
4 महीने 4 दिन की कुछ एज निकल के आ रही है। तो अगर आप ये देखा जाएंगे तो इसके ऊपर जो कानून अप्लीकेबल होगा वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ जुवेनाइल 2015 का जो अधिनियम है जी, इसके अंतर्गत अगर आप देखोगे तो फांसी की सजा तो वैसे भी किसी भी केस में उसको नहीं दी जा सकती। ओके, पहली बात। जी, दूसरी बात के उसका जो कृत्य है उसने ये एक्ट किया है वो सबसे पहले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होगी उसकी एज को लेके और उसकी एक एक्ट के कंडक्ट को लेके असेसमेंट होता है उसे हम प्रीलिमिनरी असेसमेंट कहते हैं। उसके अंदर ये तथ्य किया जाता है कि 16 से 18 के बीच में अगर आपने किसी प्रकार का हीनियस ऑफेंस किया है तो क्या ऐसे बच्चों को जो विधि से संघर्षित है या जिन्होंने विधि विरुद्ध कोई ऐसा कार्य किया है उनके लिए अलग से प्रावधान है कि उनको एज एन अडल्ट आप ट्रीट करके ट्रायल कर सकते हो। पर 16 उसमें भी साल एक से एक्सेप्शन ज्यादा है तब 16 से 18 के बीच में जी, वो भी हीनियस ऑफेंस जिसमें 7 साल से ऊपर तक की कोई सजा है। ठीक है, जघन्य अपराध जिसको हम कहते हैं। ठीक तो है। अगर जो इसकी एज अभी 15 साल 4 महीने है तो इस हिसाब से देखा जाए तो सजा नहीं कह सकते इसको क्योंकि ये जिस कानून से गवर्न होगा उसमें सजा नाम से कोई चीज नहीं है। ओके, ये जरूर हो सकता है कि ये एक रिफॉर्मेटिव थ्योरी का एक कानून है यानी कि किसी को सही रास्ते में लाने के लिए कुछ पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि कुछ सुधार से रिलेटेड कहने का मतलब। हाँ जी, बेसिकली सुधारात्मक है और रिहैबिलिटेशन और सुधारात्मक जो चीजें होती है उन पे ज्यादा जोर दिया जाता है। भावनाओं से कानून गवर्न नहीं होता है, कानून कानून की तरीके से गवर्न होता है। आप फांसी की सजा मांग नहीं सकते क्योंकि फांसी का प्रावधान है ही नहीं तो दो कैसे सकते। ठीक है। निर्भया का कानून भी तब आया था जब निर्भया का जो केस हुआ था दिल्ली में उसके बाद इसके एक्ट के अंदर ये अमेंडमेंट हुआ और फिर उसमें ये आया कि 16 से 18 के बीच के अंदर कोई ऐसा कानून कोई बच्चा अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो उसकी मेंटल स्टेट को देखने के लिए उसकी मेंटल स्टेट के बारे में और वो जो कृत्य उसने किया है उसको उसके निष्कर्ष के बारे में अगर उसको पता है सही तरीके से कि वो किस तरीके से उसने वो कार्य किया है जो उसको नहीं करना चाहिए उसकी मेंटल एबिलिटी के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि इसको बच्चे के रूप में हमको ट्राई करना है या फिर हमको इसको एज अ अडल्ट ट्रीट करना है। तो ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के कुछ प्रावधान है उनके अंतर्गत इसकी कार्रवाई संपूर्ण होगी। तो जो आपका सवाल है फांसी की सजा किसी भी सूरत में बच्चे को नहीं दी जा सकती आज की तारीख में अगर इसकी एज 15 साल 4 महीने है तो सर कठोरतम सजा मतलब सजा का तो खैर आप मना कर रहे हैं लेकिन अगर उस तरीके से भी देखें हाँ तो क्या प्रावधान है मतलब कठोरतम क्या मिल सकता है? चलिए फांसी कठोरतम कुछ नहीं हो सकता ना क्योंकि जुवेनाइल के लिए स्पेशल स्टैट्यूट है। आप अगर संविधान का आर्टिकल 15 देखेंगे जी ठीक है अनुच्छेद 15 जो कहता है वो बच्चों के लिए वुमेन के लिए और जो वल्नरेबल क्लास है सोसाइटी की ठीक है आप उसके ऊपर ये एक एक्सेप्शन कानून बना हुआ है कि भाई बच्चे हैं बच्चों का इतना आइडिया नहीं होता है 15 साल इसकी एज बता रहे हो तो इसको इतना बड़ा बना देना अगर देखोगे ऐसा कोल्ड मर्डर होता कि मतलब उसको कहीं अलग से लेके गया हो उसके साथ में बहुत प्लान्ड तरीके से कोई ऑफेंस किया गया हो जैसे मुझे तथ्यों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है इस केस के अंदर क्योंकि अनुसंधानरत है अभी ये मामला और मुझे जहां तक लगता है पुलिस के बजाय इसमें स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट करती है SPJU करती है नॉर्मल पुलिस अनुसंधान इसमें नहीं कर पाएगी क्योंकि अगर वो जुवेनाइल है तो वो करेंगे। हर एक थाने के अंदर एक स्पेशल पुलिस जुवेनाइल यूनिट होता है उसमें एक अधिकारी होता है जो शादी वर्दी में और इसमें होता है उसको आप कस्टडी और अरेस्ट भी नहीं करते हो। ओके अब आपको अरेस्ट नहीं दिखाते अगर वो जुवेनाइल बच्चा 16 साल से कम भी है तो 18 साल से कम वाले सारे बच्चों को हम चाइल्ड बोलते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की परिभाषा के। तो पहला सवाल जो आपका फांसी की सजा कुछ भी कर लो आप इन परिस्थितियों में जो तथ्य मुझे अभी तक जानकारी में है कि इसकी उम्र इतनी है इस तथ्य के हिसाब से इनको फांसी की सजा नहीं हो सकती। और मैं एक और बात बता दूं इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी नहीं हो सकती। ओके LI मतलब आपको आजीवन कारावास भी नहीं सजा हो सकती ये खुद कानून कहता है। अच्छा आप अगर धारा 21 और 22 देखेंगे शायद मोस्ट प्रोबेबली उसी के अंदर दे रखा है JJ एक्ट का उसके अंदर ये प्रावधान दे रखा है कि कोई भी चाइल्ड जिसको एज एन अडल्ट भी ट्रीट किया गया तो ये रिफॉर्मेटिव लॉ है। रिफॉर्मेटिव लॉ का मतलब ही यही है कि उसको एक चांस देना जरूरी है। ठीक है तो सर ये जो आश्वासन जिस तरीके से ये दे दिए जाते तो ये किस बिना पे फिर दिए जाते क्योंकि इस तरह का तो कोई है ही नहीं।
देखो मैम, आश्वासन का मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि एक बार जो एक कहते हैं ना कि एक चीज को शांत करने के लिए या एक चीज को, माहौल को एक थोड़ा कंड्यूसिव बनाने के लिए करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो कि जनता होती है वो बहुत भोली है। जी जी। जनता भावनाओं पे चलती है और जनता की भावनाएं एकदम से आहत करना भी सही बात नहीं होती। तो कभी कभी ये एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्टिक्स कहते हैं इनको। ओके। कि हाँ, कि चलो ऐसी बात है तो इसको हम दिलाएंगे। न्याय का काम न्यायालय का है। ठीक है सर। हमारा काम इतना हो सकता है कि जितना हम इसको फैक्ट्स को कम डिस्टॉर्ट करें, जितना इसको हम पब्लिक डोमेन में कम चलाएंगे, तो उससे क्या होगा, इसकी ट्रायल पे ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। बिल्कुल। अदरवाइज क्या होता है कि आप आइडेंटिटी खोलोगे, बहुत लोग इसमें ये गवाह थे, उसमें ये गवाह थे, इससे होगा क्या? इससे कि ट्रायल सिक्योर नहीं हो पाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी बिल्कुल। इतनी सब चीजें लिखने के बावजूद एक डिफेंस को ये पता होता है कि मेरे सामने कौन खड़ा है। और मैं एक बात और बता दूं आपको जी। आप बात तो कर रहे हो, ये एक और बात बता दूं मैं आपको। आज की तारीख में जी। परिवादी के अधिकारों के हित के अंदर अगर यहाँ पे चार्जशीट पेश होती है जुनियर जस्टिस बोर्ड में, तो सरकार का पक्ष रखने के लिए कोई भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है। ये बता दूं मैं आपको। ऐसी स्कीम नहीं है। जुनियर जस्टिस बोर्ड के अंदर कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड ही नहीं राजस्थान में। मैं आपको और बता दूं, इसमें कोर्ट ने एक संज्ञान भी लिया हुआ है। अच्छा। इस बारे में जी जी। ये मैं आपको बता दूं। आप भले मुझे व्हाट्सएप पर ना वो ऑर्डर मैं आपको भले शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो आपको ये तक बता दूं कि ये खामियां हैं हमारे अभी स्ट्रक्चर्स के अंदर, जो कि मूलभूत सुविधा, जैसे क्या है, मान लो कि अक्यूज्ड अपनी तरफ से वकील ला सकता है जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट के अंदर एज अ नेक्स्ट फ्रेंड और न्याय मित्र के रूप में। पर आप सोचिए, एक जो परिवादी है, जो विक्टिम है, उसके परिवार वाले जो विक्टिम की डेफिनेशन में आता है, ठीक है, उनको क्या हक मिलता है? वो कोर्ट में जाते हैं, वो जो जेजे बोर्ड का जो मेंबर होता है वही उनसे सवाल करता है, वही उनसे जीरे कर रहा है और वही जजमेंट दे रहा है। ओके। तो ये कितनी संवेदनशील आप सोचें कि एक परिस्थिति बन जाती है कि जो स्टेट के अगेंस्ट एक ऑफेंस होता है और स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर आपके स्टेट की पैरोकारी करने के लिए कोई भी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है जो बहुत कम लोगों को पता है। जी बिल्कुल। तो ये सब चीजें, मुद्दा इनको बनाना चाहिए। मुद्दे जो बनने चाहिए वो ये मुद्दे बनने चाहिए। मुद्दे ये नहीं बनने चाहिए उसको फांसी की सजा दी जाए या नहीं दी जाए, वो न्यायालय का काम है। बिल्कुल। हमको नहीं पता कि उस जगह पे उस दिन क्या हुआ था, क्या झगड़ा हुआ, क्या वजह रही, वो सब साक्ष्यों के दोहन करने के बाद ही हम कह सकते हैं। जी जी। हो सकता है किसी ने अग्रेसर, किसी ने किसी को उकसाया हो, उस उकसाने के बच्चे हैं। अब जो भी होता है हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वी वर नॉट देयर एट द स्पॉट। सारा इन्वेस्टिगेशन में आएगा अभी सामने। सो वी हैव टू टेक, एक्चुअली हम वकील होके भी हमेशा एक बात बोलते हैं कि प्राइमरीली कोई भी चीज पे ओपिनियन देना बहुत बेवकूफी वाली बात होती है। क्यों? क्योंकि अभी चीजों के बारे में पता चलना जरूरी है। अभी हमको कुछ चीजें पता नहीं और ओपिनियन बनाना और हेडलाइंस बनाना बहुत आसान है आज की तारीख। पर ये भी हो सकता है कि किसी के साथ अब्यूज हुआ हो, उसके रिटेलिएशन में उसने कुछ किया हो। ये भी एक पक्ष हो सकता है। आज आपको कोई रास्ते में जा रहा है, आपको कोई छेड़ा, आपने एक पत्थर उठाया और उसको सर पे मार दिया। जी। आप रोज रोज सहन करते हैं। तो अखबार में क्या आया कि आपने पत्थर से एक जने की हत्या कर दी। नहीं है, बिल्कुल। तो ये हर एक कहानी के पीछे भी एक कहानी है जो हमको शायद नहीं देखनी होती है, या जो भी एक पॉलिटिकल जो एक फ्यूल मिलता है किसी भी चीज को, उसके लिए भी ये चीजें की जाती है। तो निष्पक्ष तरीके से अगर देखी जाए चीजों को, तो बहुत कम तरीके से और बहुत सही तरीके से चीजों को हमको चैनलाइज करना चाहिए। ठीक है। ये मेरे हिसाब से तो ये बात है।